हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवेक हेल्थ एंड फिटनेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक आईबीएस पेशेंट जो होता है वो शुरू से अंत तक क्या-क्या ट्राई करता है। मतलब साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर तक पहुंचने से पहले वो क्या-क्या कर चुका होता है, हम इसके बारे में देखेंगे। क्या-क्या वो घरेलू नुस्खे अपनाता है, ये सब पूरा देखने वाले हैं। और अगर आप एक आईबीएस पेशेंट हैं और आईबीएस से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर आप अभी-अभी आपको आईबीएस हुआ है और आप सोच रहे हैं कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाना अच्छा नहीं है, हम घरेलू नुस्ख़ों से ठीक हो सकते हैं, आईबीएस कॉन्स्टिपेशन हो या फिर डायरिया हो या फिर मिक्स वाला हो, उसे ठीक कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि आपको मालूम चल जाएगा कि आईबीएस के पेशेंट क्या-क्या तो ठीक कर चुके होते हैं एक्सपेरिमेंट। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है और मैंने एक पोस्ट में शेयर किया था कि जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, वो अपना भी मतलब घरेलू नुस्खे वाला कोई भी चीज़ अगर उन्होंने पेट को ठीक करने के लिए किया हो तो वो कमेंट कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने कमेंट किया मैं उनका स्क्रीनशॉट लास्ट में दिखा दूँगा। उन्होंने जो कमेंट किया था उनसे भी मैंने कुछ कंटेंट इसमें लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम कोई एक नुस्खा या फिर एक दवाई नहीं बताएँगे, बल्कि आईबीएस पेशेंट पूरी ज़िंदगी में क्या-क्या करता है उसके बारे में हम पूरा बताएँगे। कैसे अलग-अलग रास्तों में भटकता है और कैसे एक नेवर एंडिंग लूप में फँस जाता है। मतलब कि आईबीएस पेशेंट का साल दर साल बीतता रहता है और उसे कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता है। और वो फिर भी वो इतना विश्वास है कि वो एक ही चीज़ को बार-बार वो करता है। जैसे कि आयुर्वेदिक में अगर फँसा हुआ है तो आयुर्वेदिक को ही बार-बार करता रहेगा, योगा में फँसा हुआ है तो योगा ही बार-बार करता रहेगा। भले उसे मालूम चल गया हो कि रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयुर्वेदिक दवाई, चूर्ण और कुछ भस्म के बारे में। तो सबसे पहले आईबीएस का पेशेंट जो होता है वो आयुर्वेदा की तरफ जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये जो आयुर्वेदा है वो तो नेचुरल है और इसका कोई नुकसान तो होगा नहीं, पूरा प्राकृतिक है ये, कोई साइड इफ़ेक्ट तो होगा नहीं। तो इसलिए वो आयुर्वेदिक चीज़ें पहले स्टार्ट कर सकता है। जैसे नंबर 1 पे आता है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण मार्केट में मिलता है और आप इसको बना भी सकते हैं। तो त्रिफला चूर्ण तो मैंने तो बहुत खाया है। त्रिफला चूर्ण पेट साफ़ करने के लिए, और भी जो कमेंट किए थे उन्होंने भी त्रिफला चूर्ण कमेंट किया था। उदरकल्प चूर्ण, उदरकल्प चूर्ण भी मैंने बहुत खाया था। लगभग जब मैं 11th या 12th में था, 2016-17 की मैं बात बता रहा हूँ, उस समय मैंने उदरकल्प चूर्ण बहुत खाया था। फिर आते हैं हम बेल। जो बेल होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है पेट के लिए, वैसे अच्छा है भी। जैसे बिलवादी चूर्ण हो गया, बेलगिरी चूर्ण हो गया, बेल का मुरब्बा, बेल का शरबत। तो जो बेल का शरबत है मैंने बहुत बार बना के पिया है, मतलब मार्केट वाला नहीं। आप बेल खरीद कर लाइए, उसका अपना खुद का मतलब शरबत बनाइए, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अच्छा खासा रिलीफ़ तो देता है, लेकिन उससे आपका आईबीएस ठीक नहीं हो सकता। बाकी जो बेल का मुरब्बा है वो तो खाने में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा रखते हैं सब। बेलगिरी चूर्ण ये सब भी बहुत खाया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बेल का टैबलेट भी आता था। बेल का टैबलेट मैंने कई कंपनी के यूज़ किए, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। कुटज घनवटी, कुटज छाल, चित्रकार्य वटी। जब लॉकडाउन चल रहा था तब मैं ये कुटज घनवटी और चित्रकार्य वटी के बारे में जाना था यूट्यूब से, और मैंने इसको बहुत खाया। इसको लगभग मैंने 6-7 महीना खाया, लगातार खाया। और जो क्लेम करने वाले थे कि कुटज घनवटी, चित्रकार्य वटी से आपका ठीक हो सकता है आईबीएस, वो तो इस तरह क्लेम कर रहे थे कि जैसे कि आपका 100% पूरा ठीक ही हो जाएगा। लेकिन 6-7 महीने खाने के बाद कोई रिज़ल्ट नहीं आया, तो मैंने फिर से इसे छोड़ दिया। अभ्यारिष्ट, कुटजारिष्ट, मैं 2018 में तैयारी कर रहा था, 2017 से 18 के बीच में जब तैयारी कर रहा था, उस समय मैंने पूरा 1 साल तक कुटजारिष्ट लिया था। मेरे एक जान-पहचान के भैया हैं, उन्होंने दिखवाया था एक हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कुटजारिस्ट लिखा था और वहीं पे मुझे मालूम चला था कि मुझे आईबीएस है। पहली बार मुझे आईबीएस का नाम वहीं मालूम चला था। फिर मुलेठी, मुलेठी क्वाथ बोल दीजिए, या फिर कई सारे क्वाथ आते हैं, जो कि पेट को ठंडा करने के लिए बेचे जाते हैं। तो पहले उसको आप बॉयल कीजिए, फिर छानिए, फिर उसको पीजिए, आपका पेट ठंडा रहेगा या फिर उसमें रिलीफ़ मिलेगा, ऐसा सब कहते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। आंवला जूस, आंवला मुरब्बा। देखिए, आंवला मुरब्बा तो आप सभी ने खाया होगा, खाने में अच्छा भी लगता है, लेकिन इसमें चीनी बहुत ज़्यादा होता है और फ़ायदा कुछ भी नहीं होता है। और अगर आंवला जूस की बात आ रहा है तो एलोवेरा जूस ज़रूर आएगा उस समय, क्योंकि अगर आप आंवला जूस खरीदेंगे तो एलोवेरा जूस पे आपने ज़रूर एक्सपेरिमेंट किया होगा। सब लोग कहते हैं कि ये लुब्रिकेंट का काम करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कुछ आप खाते हैं वो स्टमक में जाके जो एसिड रहता है वो उसको एकदम डाइजेस्ट कर देता है, मतलब इंटेस्टाइन में जाने के पहले वो एकदम डाइजेस्ट फॉर्म में रहता है, उसका लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी ये सब खत्म हो चुका रहता है लगभग। गिलोय जूस, गिलोय का टैबलेट मैंने बहुत यूज़ किया था, वो जब कोरोना चल रहा था तब। मतलब पेट के लिए नहीं, लेकिन ऐसे ही गिलोय का टैबलेट हुआ, या फिर गिलोय का जो पौधा होता है लता टाइप का,
उसका डंठल काट के छोटा-छोटा उसका वो काढ़ा बनाना। फिर मेधावटी अश्वगंधा टैबलेट, अश्वगंधा पाउडर, टैबलेट मैंने बहुत यूज़ किया है। बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। मतलब इससे आपका डाइजेशन तो डायरेक्ट नहीं सही होगा, सब लोग कहते हैं, लेकिन नींद, स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको आईबीएस है तब आपको ये काम करेगा ही नहीं। गुलकंद है जो कि गुलाब के फूल का बनता है, वो भी कई लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, जैसे इंड ऑफ आईपीएस विशाल वाही ने, लेकिन मैंने गुलकंद नहीं किया ये था। कायम चूर्ण हो गया, पेट सफ़ा, तो पेट सफ़ा मैंने 1 बार यूज़ किया था, मतलब 1-2 डिब्बा, तो कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं था उससे भी। अर्जुन की छाल का पानी, लीवर टॉनिक्स तो बहुत पिया हूँ। जैसे लीवर को ठीक करने के लिए कई सारे टैबलेट्स भी आते हैं कई कंपनियों के, वो भी मैंने बहुत यूज़ किया है, कोई फ़ायदा नहीं उसमें भी। और कई प्रकार के ऐसे भस्म होते हैं जो कि पेट ठीक करने के लिए बोला जाता है, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप करके देख लीजिएगा, आपको अगर लग रहा है कि नहीं मेरे केस में ठीक हो जाएगा, मैं इन सब घरेलू नुस्ख़ों से ठीक हो सकता हूँ, तो आप करके देख सकते हैं। लेकिन मेरा यही मानना है कि लास्ट में आप साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास ही जाएँगे। जैसे उसमें क्या था कि जब मैं स्कूल में या फिर कॉलेज में पढ़ रहा था, तो सभी फ्रेंड्स एंजॉय करते थे, होटल में जाते थे, मतलब अपना केक, पेस्ट्रीज जो भी खाना खाते थे वो खाते थे, और मैं शॉप पे जाता था, आयुर्वेदिक शॉप पे जाता था और आयुर्वेदिक चूरन, टैबलेट पे पैसा अपना खर्च करता था, और रिज़ल्ट कुछ भी नहीं। पेशेंट महीने-महीने खाता है, डोज़ बदलता है, डॉक्टर चेंज करता है, पर रिज़ल्ट वही का वही रहता है। फिर उसके बाद आते हैं हम होम्योपैथी और एलोपैथी के चक्कर में। देखिए, फिर आईबीएस पेशेंट सोचता है कि हो सकता है आयुर्वेदा काफ़ी स्लो है, तो हम क्यों ना होम्योपैथी और एलोपैथी स्टार्ट करें। सभी टाइप की होम्योपैथिक मेडिसिन्स मैंने स्टार्ट किया, और होम्योपैथिक मेडिसिन्स मैंने लगभग 10 से 11 महीने तक होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट किया था हेयर फॉल और डाइजेशन के लिए, लेकिन रिज़ल्ट ज़ीरो था पूरा। उसके बाद मैं अभी जब 2023 या फिर 2023 में मैं एक एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा नाम से आता है, जो कि पेट के लिए काफ़ी ठीक माना जाता है, उसको भी मैंने काफ़ी ट्राई किया। मैंने 2-2 ऑर्डर कर दिया था, लेकिन मुझे फेंकना पड़ गया, क्योंकि कुछ रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा था, तो फिर ये लगा कि छोड़ो उसको फेंक दो। मतलब खरीद-खरीद के फेंकने वाला काम आप आईबीएस पेशेंट ने बहुत किया होगा। सप्लीमेंट हो गया या फिर कुछ भी हो गया। गैस्ट्रो की मेडिसिन्स, इस पे तो मैं वीडियो मैंने बनाया है, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हर तरफ का लैक्सेटिव और स्टूल सॉफ्टनर, मतलब जो भी लैक्सेटिव आते हैं, स्टूल सॉफ्टनर आता है, वो भी मैंने ट्राई किया। देखिए, मुझे डायरिया था, लेकिन उस समय मुझे लगता था कि बस पेट को साफ़ करना ही बहुत ठीक रहता है। मतलब मुझे लगता था कि मेरा ना डाइजेशन ठीक है, लेकिन बस स्टूल गड़बड़ रहता है, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन ये मेरा भ्रम था, मिथ था मेरे अंदर। कुछ दिन रिलीफ़ मिलता था, फिर वापस ज़ीरो हो जाता था। फिर उसके बाद सप्लीमेंट्स की दुनिया के चक्कर में हम लोग आ जाते हैं। जैसे कि मॉडर्न यूट्यूब और इंस्टाग्राम के बाद अब आईबीएस पेशेंट सप्लीमेंट एक्सपर्ट बन जाता है। धीरे-धीरे वो सप्लीमेंट एक्सपर्ट बन जाता है। सप्लीमेंट जैसे कि मैग्नीशियम बिसग्लाइसिनेट, जिंक ग्लाइसिनेट, जिंक पिंकोलिनेट, जिंक कार्नोसिन, जो कि इन्फ्लेमेशन, अगर इंटेस्टाइन में आपके इन्फ्लेमेशन है तो उसके लिए काफ़ी बेस्ट माना जाता है। विटामिन बी12 का टैबलेट, मिथाइल कोबालामीन, बी12 इंजेक्शन तो मैंने बहुत लगाया था। जब मैं गैस्ट्रिक मेडिसिन खा रहा था तो मैंने बी12 इंजेक्शन बहुत लगवाया था। अब मैं इस समय बी12 टैबलेट कभी-कभी खाता रहता हूँ, और बी12 का जाँच भी कराया था तो कम आया था। मल्टीविटामिन मैंने बहुत सारे ट्राई किए हैं, कुछ रिज़ल्ट नहीं। इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि आप इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर क्लोराइड होता है, सॉल्ट के अंदर क्लोराइड होता है, तो वो आपके स्टमक एसिड को बढ़ाता है। ये सब भी सोचकर मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स काफ़ी लिए, लेकिन कुछ रिज़ल्ट नहीं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और प्रोबायोटिक कैप्सूल्स भी मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरा पैनक्रियाज़ उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो हो सकता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ ना करता हो। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स मैंने ट्राई किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक आता है तुडका नाम से, बाइल जूस से रिलेटेड है। कई लोगों ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन मैंने ये तुडका वाला एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। ग्लूटामिन, क्रिएटिन, प्रोटीन पाउडर। ग्लूटामिन, क्रिएटिन पे तो मैंने नहीं किया है, लेकिन जो प्रोटीन पाउडर है, जैसे मुझे लगता था कि प्रोटीन, जैसे जो ग्लूकॉन डी होता है, वो अब हाईली डाइजेस्टिबल, मतलब है। तो जब आप उससे ग्लूकॉन डी पीते हैं तो वो तुरंत डाइजेस्ट होकर आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। तो प्रोटीन का भी ये कहानी था कि प्रोटीन पूरा हाईली डाइजेस्टिबल रहता है, वे प्रोटीन। तो मुझे लगा हो सकता है वे प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो जाए, मसल्स थोड़ा बन जाएँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत ट्राई किया था, मतलब 15-20 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। मास गेनर,
मास गेनर मैंने खुद से ट्राई नहीं किया था, मेरा एक फ्रेंड था जो मास गेनर खरीद लिया था और उसको वो मास गेनर पीने में बहुत ख़राब लगता था। और उसने मुझसे कई लोगों से मतलब पूछा कि भाई आप मास गेनर ले लो, मुझे आधे पैसा दे दो। जो लेता था उसको वो ख़राब लगता था पीने में। लेकिन आपको मालूम होगा कि एक आईबीएस पेशेंट जो होता है उसका टेस्ट बड उसका पूरा ख़राब हो चुका होता है। मतलब रियलिटी में ख़राब नहीं होता है, लेकिन वो किसी भी तरीके का चीज़ हो उसको पी सकता है, खा सकता है, क्योंकि वो बस अपने आप को ठीक करना चाहता है, अपना वेट बढ़ाना चाहता है। बीसीएए प्रो पेशेंट सोचता है कि शायद बॉडी में डिफिशियंसी है विटामिन की, इसीलिए ये सब करता है ये। रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं लेकिन सिम्पटम्स नहीं जाते हैं। फिर आते हैं हम फर्मेंटेड फूड और गट हैक्स पे। इस समय फर्मेंटेड फूड काफ़ी चल रहा है यूट्यूब पर, जिसमें कैफ़ीर, कोम्बुचा, कांजी, किमची, योगर्ट, छाछ, मिलेट अम्बली। तो इसमें से मैंने कांजी ये यूज़ किया है, राइस कांजी और बीटरूट का कांजी। बाकी दही भी यूज़ किया है। मिलेट अम्बली बनाने का प्रोसेस आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इस तरह मैं मिलेट अम्बली बनाता था और पीता था। यूट्यूब पर सब बोलते थे कि आपको इससे आराम मिल जाएगा बहुत जल्द, लगभग 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में। तो मैंने 3 महीने तक मिलेट अम्बली बनाया था, लेकिन कुछ आराम ना मिला। कभी लगता है ब्लोटिंग कम हुई है और कभी बढ़ जाता था, तो ऐसा होता था। फिर अब आते हैं हम कुछ घरेलू नुस्खे के बारे में। यहाँ से आईबीएस पेशेंट घर का वैद्य बन जाता है। देखिए जो आईबीएस पेशेंट है वो रोज़ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहता है, जैसे कि सौंफ का पानी हो गया, जीरा का पानी हो गया, अजवाइन पानी हो गया, ये सब बना के पीते रहते हैं सब लोग। सौंफ या फिर जीरा जो है उसको बॉयल करके जब वो उसका पानी आधा हो जाएगा तब पिएँगे, या फिर शाम को पानी में रख देंगे सौंफ या फिर जीरा और सुबह उस पानी को पी लेंगे तो आपका पेट ठंडा हो जाएगा, ऐसा सब बोलते हैं। जीरा पानी, अजवाइन पानी, इमली का पानी, नींबू पानी तो ऐसा रूटीन हो गया था कि सुबह उठते ही सबसे पहले नींबू पानी पीना है। लेकिन नींबू पानी नहीं पीना चाहिए, ख़ासकर जो खट्टे चीज़ें हैं वो आईबीएस पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। हींग का पानी, अदरक का काढ़ा, नीम का काढ़ा, काला नमक का पानी, मतलब पानी में थोड़ा-सा काला नमक डाल के पीना, इसबगोल दही में। जो इसबगोल है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है आईबीएस पेशेंट के लिए, क्योंकि उसमें फाइबर अधिक होता है। तो दही में इसबगोल मिला के या फिर इसबगोल को डायरेक्ट पानी में मिला के तुरंत पीजिए, तो आपका जो स्टूल होगा वो काफ़ी बल्की आता है और अच्छे से आपका स्टूल पास हो जाता है, सब ऐसा कहते हैं। लेकिन आईबीएस में काम नहीं करता। दही में केला मिलाकर, ये भी मैंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया था दही में केला मिलाकर, क्योंकि दही में प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया होते हैं और केला में प्रीबायोटिक फाइबर होते हैं, तो जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया के खाने का काम करते हैं, मतलब फूड का काम करते हैं। खिचड़ी के साथ-साथ दही खाना, गोंद कतीरा गोंद कतीरा में भी फाइबर अधिक पाया जाता है, ये भी एक्सपेरिमेंट मैंने किया था, लेकिन कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं। सब्ज़ा के बीज मुनक्का भिगो के, मतलब जो सब लोग बोलते हैं कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो वो बोलते हैं कि मुनक्का आपको डायरेक्ट नहीं खाना चाहिए, आपको मुनक्का भिगो के खाना चाहिए। तो वो भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया, कुछ फ़ायदा नहीं। गाजर चुकंदर का जूस मैंने बनाया। आप देख सकते हैं ये वो जो फ़ोटो लगा हुआ था, पहले गाजर चुकंदर को मैं मिक्सर में पीसता था, क्योंकि उस समय मेरे पास मिक्सर नहीं था, जूस वाला मिक्सर नहीं था। तो पहले मैं गाजर और चुकंदर को पीस कर उसको कपड़े से छान कर फिर पीता था। ये जो फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो फ़ोटो उसी समय का है जब मैंने ये सब किया था, तब लगभग होगा 2020 या 21 का फ़ोटो ये है। करेले का जूस था, ये भी फ़ोटो बहुत पहले का है। बाजरे की रोटी, 6 महीना सिर्फ़ दलिया, 6 महीने क्या लगभग, मैं जब एमएससी कर रहा था 2022 से 24 के बीच में, तो मैंने 2 साल तक लगभग ओट्स का दलिया या फिर बोल दीजिए गेहूँ का दलिया खूब खाया था। बना-बना के अपने रूम पे ही हीटर या फिर इलेक्ट्रिक केटल में बना के खूब खाया था। और एक दिन तो हीटर पकड़ा गया था, इसलिए ₹500 फाइन भी लग गया था। उनकी जो फ्रिज होती है वो एक छोटी-सी फार्मेसी बन जाती है, मतलब फ्रिज में काफ़ी सारा मेडिसिन्स रखा होगा, हो सकता है मिलेट्स अम्बली, कांजी ये सब बना के रखा होगा। ऑयल एंड लुब्रिकेशन थ्योरी, आईबीएस पेशेंट का लॉजिक क्या होता है कि देखिए सब बोलते हैं कि आपकी आंतें, जो आँत है कॉन्स्टिपेशन के केस में ज़्यादातर आपकी आंतें ड्राई हो गई हैं, उसे लुब्रिकेट करना पड़ेगा। जैसे कि ओलिव ऑयल पीना, कोकोनट ऑयल पिया, बादाम ऑयल, कैस्टर ऑयल। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो बोले थे, मेरे भैया भी ये बोले थे कि दूध में घी डालकर अगर आप पीते हैं, मिल्क में अगर घी डाल के पीते हैं तो आपका स्टूल ईज़िली पास हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप घी या फिर कोई भी फैटी चीज़ खाएँगे, घी, कैस्टर ऑयल, बादाम ऑयल, तो जब आपके पेट में जाएगा तो स्टमक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसको तोड़ देता है पूरा। तो वहाँ पे घी की प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है। फिर
वो न्यूट्रिएंट्स बस उसमें बचते हैं, तो वो इंटेस्टाइन अपना न्यूट्रिएंट अब्ज़ॉर्ब करता है। ऐसा नहीं है कि घी पूरे आपके इंटेस्टाइन में घूमेगा और उसको लुब्रिकेशन का काम करेगा। देखिए, एक और चीज़ हो सकता है कि जब घी फैटी चीज़ आप खाते हैं तो गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल जूस सेक्रेट करता है। तो जो बाइल जूस है वो लुब्रिकेशन का काम करता है। तो मतलब इससे हो सकता है कि आपका लुब्रिकेशन इंटेस्टाइन का फ़लो हो जाए, लेकिन डायरेक्ट घी से तो नहीं हो सकता। ऑयल नाभि में है, इसके पहले मैंने वीडियो में बात किया था नेवल डिस्प्लेसमेंट में, रिज़ल्ट क्या है, ज़ीरो। फिर हम आते हैं डाइट एक्सपेरिमेंट पे। कीटो डाइट, लो फॉर्मुला डाइट, लिक्विड फास्टिंग, वाटर फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब जैसे कि आपने शाम को अगर 6 बजे खाना खाया है, तो अगले दिन आप, जब रात हो जाएगा फिर सुबह होगा, तो अगले दिन आप 8 या 10 बजे तक खाना खाइए। मतलब जो आपका पेट है वो लगभग 12 से 18 घंटा तक खाली रहना चाहिए। जिससे सब लोग कहते हैं अगर खाली रहेगा तो आपका जो गट सिस्टम है वो धीरे-धीरे इम्प्रूव होगा, हीलिंग जल्दी होगा, क्योंकि पेट को टाइम मिल जाएगा हील करने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ स्कैमर्स होते हैं जो कि डाइट प्लान बताते हैं, मैं स्कैमर्स का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं ऐसे स्कैम में कभी फँसा नहीं हूँ। जो मैंने कमेंट में देखा था तो कुछ लोग लिखे थे कि ऐसे-ऐसे स्कैमर्स हमें लूटते हैं पैसा देके, 10-10 हज़ार रुपए डाइट प्लान का बताते हैं वो सब। और 3 दिन रोस्टेड चना, ये जो न्यूरोथेरेपी है, खासकर राम अवतार शर्मा न्यूरोथेरेपी वाले हैं, उन्होंने कहा था कि आप केवल 3 दिन रोस्टेड चना, भुना चना अगर खाते हैं, तो आपके आईबीएस में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ मिलता है। तो मैं 3 दिन क्या, लगभग 4-5 दिन मैंने ऐसा किया था, तो मुझे कुछ रिज़ल्ट नहीं मिला। सब फर्जी है। सब लोग बस आईबीएस पेशेंट के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं कि आईबीएस पेशेंट काफ़ी इमोशनल होता है, वो हमारा वीडियो ज़रूर देखेगा, और वीडियो देखेगा तो पैसा तो ज़रूर बनेगा। हाई फाइबर डाइट, ओट्स एंड व्हीट, दलिया के बारे में हमने बात किया ही था। स्प्राउट्स, बॉइल्ड स्प्राउट्स, स्प्राउट्स मैंने बहुत खाया है। स्प्राउट्स तो आप जो ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये भी बहुत पुराना फ़ोटो है। स्प्राउट्स में मैं मूँग, सोयाबीन, चना और मेथी का स्प्राउट्स बनाकर खाता था। उसमें पुदीना डाल देता, पुदीना का पत्ता डाल देता था, और नमक, काली मिर्च, ये सब डाल के मैं खा लेता था। फिर उसके बाद मैंने देखा कि स्प्राउट्स नुकसान करता है, उसको बॉइल्ड करके खाइए, तो थोड़ा बहुत बॉइल्ड वार्म करके खाता था, तो भी नुकसान करता था। कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, कभी वीकनेस, ये सब लगा रहता था। बाद में पूरा डायरिया में कन्वर्ट हो गया था। योगा, प्राणायाम एंड क्रिया। फिर आईबीएस पेशेंट सोचता है कि अब चलो हम योगा, प्राणायाम या फिर कुछ इस तरह से करें कि जो हमारे नर्व्स को स्ट्रेच करे। जैसे कि नाड़ी शोधन हो गया, ये मैंने किया नहीं है, लेकिन मेरे एक कमेंट व्यू सब्सक्राइबर ने लिखा था, इसलिए मैंने बता रहा हूँ। नाड़ी शोधन, कपालभाति। कपालभाति पे तो मुझे इतना अंधविश्वास हो गया था कि मैं इसको बहुत करता था, कपालभाति को। भस्त्रिका भी हो गया, इसको भी बहुत किया है। कुंभक प्राणायाम, इसको भी बहुत किया है। कुंजल क्रिया, कुंजल क्रिया तो समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा किया है, और कुंजल क्रिया का स्टोरी ही अलग है। इस पर हमको लग रहा है एक वीडियो अलग से बन जाएगा कुंजल क्रिया पे। तो एक वीडियो मैं कुंजल क्रिया पे ज़रूर बनाऊँगा। और कुछ तो फ़ायदा करता है, लेकिन अब करना नहीं चाहिए। बस इतना जान लीजिए, कुंजल क्रिया करने से आपका आईबीएस ठीक नहीं हो सकता है, अगर आप बस कुंजल क्रिया के भरोसे हैं। शीर्षासन हो गया, हर टाइप्स का योगा, मतलब कई सारे योगा करना। जिमिंग, जिमिंग करता था, सब ब्लोटिंग, फैटिग और गैस बहुत ज़्यादा पास होता था। रनिंग, साइक्लिंग, बॉडी थक जाती थी, लेकिन गट वहीं का वहीं रहता था, मतलब ठीक बिल्कुल भी नहीं होता था। बल्कि डायरिया और भी बढ़ जाता था जिमिंग करने के बाद, मतलब घर पे ही। फिर आते हैं हम मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल पाथ। जैसे कि मेडिटेशन में हम ज़्यादातर ब्रह्मरी कोई मान्यता देते हैं, भ्रमरी में ऐसे करके हम, तो भ्रमरी करने से भी कुछ फ़ायदा मिलता नहीं था मुझे। बाकी आपको हो सकता है मिल जाए, क्योंकि मेरे केस में तो मुझे नहीं मिला, लेकिन हो सकता है आपको ऐसा कुछ मिल जाए। हो सकता है जब आप साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन खा रहे हो तब ये सब काम करे, लेकिन मैं तो इसमें कोई एक्सरसाइज़, योगा नहीं करता हूँ, फिर भी साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। फिर आते हैं कुछ अंधविश्वास की तरफ हम। केसू के फूल पेट पर बाँधना, ये ज़्यादा राम अवतार शर्मा न्यूरोथेरेपी वाले बोलते हैं कि केसू के फूल अगर आप पेट पर बाँधेंगे तो आपका जो पेट है, नले हैं, वो सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैंने वैसे किया नहीं है ये केसू के फूल वाला, लेकिन एंड ऑफ आईबीएस विशाल भाई ने लिखा था, तो सही है लिखा होगा। फिर नवल पे दिया रखना, नवल पे जलाता हुआ दिया रखना, फिर उसको ढक देना, जिससे कि वैक्यूम बनेगा, तो आपका नवल का जो, नवल के पास जो नसें हैं वो आस-पास आ जाएँगी। भीमसेनी कपूर, इस ये भी लिखा हुआ था कमेंट में, भीमसेनी कपूर। पैरों के अंगूठे में काला धागा बाँधना। सब लोग कहते हैं कि पैरों के अंगूठे में अगर आप काला काला धागा बाँध लेंगे तो आपका जो अंगूठा है, आपका जो नाभि है वो घिसकेगा नहीं, आपका डाइजेशन सही रहेगा। काला जादू का इलाज,
कई लोग तो काला जादू के इलाज में फँस चुके हैं, मतलब उनको घर वाले या फिर रिलेटिव बोल देते हैं कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू किया है, तो आप किसी काला जादू वाले बाबा को दिखाइए, तो वो ठीक कर देंगे आपको। लेकिन इस चक्कर में मैं फँसा नहीं। रोड साइड हकीमों की जड़ी-बूटी, इसमें भी मैं फँसा नहीं। जैसे रोड साइड होता है ना, आप देखते होंगे कई लोग टेंट लगा के घूमते रहते हैं, या फिर वो जो ई-रिक्शा होता है उस पे लेकर घूमते रहेंगे और वो माइक में बोलते रहते हैं कि आपके हर पेट रोग का इलाज हमारे पास है, इस तरह से बोलते रहते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वहाँ से जड़ी-बूटी आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, आपके लिए नुकसान कर सकता है। क्योंकि आप खरीद लेंगे और आपको नुकसान कर दिया तो आप किसी पे कंप्लेन भी नहीं कर पाएँगे। चलते-फिरते बाबा से आपको मेडिसिन-वेडिसिन नहीं लेना है। यहाँ पेशेंट सिर्फ़ एक चीज़ ढूँढ रहा होता है। देखिए आईवीएफ पेशेंट को भी मालूम रहता है कि ये सब चीज़ें फ़र्ज़ी हैं। इन सब चीज़ों से मैं ठीक नहीं हो सकता, लेकिन एक उम्मीद रहती है कि शायद इससे वो ठीक हो जाए, इसीलिए वो इस अंधविश्वास को भी मानने लगता है। फिर आते हैं कुछ थेरेपीज़। न्यूरोथेरेपी के बारे में मैंने बहुत पहले ही बात किया था। तो एक्यूप्रेशर है, एक्यूप्रेशर में जो एक्यूप्रेशर मैट होता है वो भी मैंने खरीद लिया था। एक आता है हाथ में एक्यूप्रेशर रख के ऐसे दबाने वाला, वो भी मैंने काफ़ी किया था। तो उससे भी कुछ ख़ास रिज़ल्ट नहीं। जो पैर का ये तलवा होता है, एक लकड़ी लेकर या फिर एक्यूप्रेशर वाली लकड़ी लेकर उसको मैं हमेशा इंटेस्टाइन की नसें जो दिखती हैं वो सब दबाता रहता था, लेकिन कुछ ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिलता था। फिर आते हैं हम ग्वासा थेरेपी पे। अब ये ग्वासा थेरेपी क्या है, कई लोगों ने ये किया ही नहीं होगा, अगर पेशेंट ने ग्वासा थेरेपी। देखिए ग्वासा थेरेपी क्या है ना, कि इसमें आपके जो जैसे ये आपका हाथ है या फिर पीठ है, उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है, बहुत ब्लड सर्कुलेशन नर्व्स में आपके बहुत कम हो चुके हैं। ग्वासा थेरेपी से आप उसको एकदम सही कर सकते हैं। ग्वासा थेरेपी में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। ग्वासा थेरेपी बहुत बढ़िया थेरेपी है। न्यूरोथेरेपी से तो लाख गुना बढ़िया थेरेपी है। वैसे आपका इससे आईबीएस तो ठीक नहीं होगा, लेकिन जो भी आपके नर्व्स में ब्लॉकेज हैं, जिसको वेरिकोज़ वेन्स बोलते हैं, जैसे उससे थोड़ा बहुत वेरिकोज़ वेन्स में रिलैक्स मिल जाता है। जैसे कई लोगों को मैंने किया था, तो उनका जो घुटने का पीछे का नस था, वो काफ़ी दर्द कर रहा था, तो वो सही हो गया था। लेकिन इसमें दर्द बहुत होता है ग्वासा थेरेपी में, तो इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना के लाऊँगा। लेकिन आपको करना नहीं है ये। अगर आप साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन खा रहे हैं, तो ग्वासा थेरेपी में करने मत लग जाइएगा, और आपको यूट्यूब पर भी सर्च नहीं करना है ग्वासा थेरेपी, नहीं तो आप फिर से एक थेरेपी में फँस जाओगे। फिर आते हैं हम एक वैक्यूम नेवल्स बोलते हैं, इस तरह से पेट पर लगाते हैं और पंप की तरह दबाते रहते हैं, और उससे आपका कहते हैं कि सभी जो नर्व्स हैं वो पास-पास आ जाएँगी, ना नाभि के पास आ जाएँगी, तो आपका नाभि सही हो जाएगा। तो मैंने ये कभी किया नहीं था, लेकिन मैं जब मौर्य न्यूरोथेरेपी के यहाँ गया था, तो जो मेरा रूम पार्टनर था वो इस चीज़ को खरीदा था, तो मैंने भी वहाँ पे लेकर वीडियो बना लिया था, जो आप देख रहे होंगे। बाकी मैंने इस चीज़ को किया नहीं है कभी। बाकी मैं उन सभी व्यूअर्स को जिन्होंने कमेंट किया या फिर जो कमेंट नहीं कर पाए, उनको मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियोज़ पर कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो उनको मैं काफ़ी थैंक्स कहना चाहूँगा। और जिन्होंने पोस्ट के ऑप्शन पे काफ़ी घरेलू नुस्खे लिखे थे, उनको भी मैं काफ़ी धन्यवाद कहना चाहूँगा। जैसे कि विशाल भाई हैं और 2-3 लोग हैं, उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। और कंक्लूज़न क्या है कि दोस्तों देखो, ये वीडियो किसी का मज़ाक बनाने के लिए नहीं है। पहली बात कि ये वीडियो किसी का मज़ाक बनाने के लिए नहीं है, ये बस आईबीएस पेशेंट की कहानी है, आईबीएस पेशेंट को जागरूक करने के लिए है कि आईबीएस सिर्फ़ पेट की बीमारी नहीं है, ये गट ब्रेन नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है। जब तक हम रूट कॉज़ नहीं समझते, तब तक हम नुस्खे बदलते रहेंगे, पेशेंट थकता रहेगा और लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होगा, ना ही आपका कभी आईबीएस ठीक होगा। और रही बात नेक्स्ट वीडियो की, तो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा 6 मंथ रिकवरी का। जैसे 3 मंथ में कितना साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन ने काम किया था, वो मैंने अपलोड कर दिया था। जो अगला वीडियो होगा वो मेरा होगा 6 महीने साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन लेने के बाद कितना रिकवरी हुआ, इस टॉपिक पर वीडियो रहेगा। उसके आगे का टॉपिक है वो रहेगा आईबीएस के सिम्पटम्स, आईबीएस सिम्पटम्स नॉट ऑन इंटरनेट। मतलब आपको मैं पोस्ट ऑप्शन होता है, आप देखेंगे यहाँ पे जो शॉर्ट्स वीडियोस पोस्ट ऑप्शन रहता है, वहाँ पोस्ट में मैं एक फ़ोटो शेयर करूँगा, वहाँ पे लिख दूँगा कि आप अपने आईबीएस सिम्पटम्स को लिख दीजिए, क्योंकि मैं अगला जो 6 मंथ रिकवरी के बाद का जो वीडियो होगा वो सिम्पटम्स के बारे में ही मैं अपलोड करूँगा। और उसमें आपको ऐसे आईबीएस के सिम्पटम्स लिखने हैं जो कि इंटरनेट पर नहीं है। जैसे कि आईवीएफ पेशेंट को एक ही कमरे में रहने का मन करता है, एक ही कमरे में जो कोने वाला बेड है, वहीं पे वो एकदम कोने में पड़ा रहता है। अंधेरा अच्छा लगता है, अंधेरे में रहना उसे अच्छा लगता है, एक दूसरे से बहुत डर लगता है। जो भी ऐसे आपके दिमाग में आता होगा, फ़ियर, डर, ये सब आप पूरा वहाँ पे कमेंट कर देंगे, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट अपने वीडियो में लगा दूँगा।
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पोस्ट अभी तुरंत मैं शेयर कर दूँगा, वहाँ पे आप लिख दीजिएगा पोस्ट करने के बाद। पोस्ट में आप लिख दीजिएगा कि आपको कौन-कौन से सिम्पटम्स होते हैं। बाकी थैंक यू फ्रेंड्स, बाय-बाय।